26 जून 1975 को सरकारी रेडियो यानी आकाशवाणी पर इंदिरा गांधी ने एक विशेष संदेश प्रसारित किया जिसमें उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं। हालांकि यह घोषणा ऑफिशियली 25 जून 1975 की रात को की गई थी, लेकिन इसका प्रभाव 26 जून की सुबह से देश भर में दिखाई देने लगा था। यह इमरजेंसी आधिकारिक तौर पर प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के तहत इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर घोषित की गई थी। उस समय आर्टिकल 352 के तहत प्रेसिडेंट 3 आधारों पर इमरजेंसी घोषित कर सकता था। पहला था वार यानी युद्ध, दूसरा एक्सटर्नल एग्रीगेशन यानी बाहरी आक्रमण, और तीसरा इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी आंतरिक अशांति। इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द का इस्तेमाल उस समय हुआ था जिसे बाद में 1978 में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, उस वक्त 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे बदलकर आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया था। तो अभी जो है आपको आर्म्ड रिबेलियन मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था। तो अब राष्ट्रपति 3 कारणों से लगा सकते हैं आपातकाल हमारे देश में। पहला वॉर यानी युद्ध के समय, दूसरा एक्सटर्नल एग्रीगेशन, एंड थर्ड आर्म्ड रिबेलियन। इमरजेंसी 25 जून 1975 से प्रभावी हुई और 21 मार्च 1977 को समाप्त हुई। इस आदेश ने प्राइम मिनिस्टर को रूल बाय डिक्री करने की अथॉरिटी दे दी थी, जिससे इलेक्शंस रद्द किए जा सकते थे और सिविल लिबर्टीज सस्पेंड की जा सकती थी, यानी कि उनको लगभग पूरी पावर मिल गई थी। रेडियो पर इंदिरा का संदेश, राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित किया है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। असल में ये एक ऐलान नहीं था, ये एक चेतावनी थी। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के ज़्यादातर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को जेल में डाल दिया गया था और प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। करीब 1 लाख से ज़्यादा पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, जर्नलिस्ट और डिसेंटर्स को गांधी सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया। सड़कों पर सन्नाटा छा गया था, लोकतंत्र की आवाज़ को दबा दिया गया। यह भारत के इतिहास की तीसरी इमरजेंसी थी, लेकिन पहली बार शांतिकाल यानी पीस टाइम में लागू की गई थी। पहले की 2 इमरजेंसी युद्ध के दौरान घोषित की गई थी, जिसमें पहला था 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान और दूसरा 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय। इस इमरजेंसी के दौरान एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका को ओवरराइडिंग पावर्स मिल गई थी और राज्य सरकारों की शक्तियां केंद्र के अधीन ला दी गई थी। यह बदलाव फेडरल स्ट्रक्चर के लिए एक बड़ा झटका था, जिसमें सेंटर ने अपनी ताकत काफ़ी बढ़ा ली थी। इंदिरा गांधी को नियर एब्सोल्यूट पावर मिल गई थी, पार्लियामेंट से फॉर्मल अप्रूवल देता था और सिविल लिबर्टीज सस्पेंड कर दी गई थी। सरकार ने इमरजेंसी के पक्ष में कुछ बातें रखी। उन्होंने कहा कि हाल ही में पाकिस्तान के साथ युद्ध समाप्त हुआ था, देश अकाल और 1973 ऑयल क्राइसिस से जूझ रहा था, आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी, इसलिए इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत पड़ गई। यहाँ एक प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर इंदिरा गांधी में इतनी पावर कैसे आ गई थी कि वो आपातकाल जैसी चीज़ लागू कर सकती थी। दरअसल इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इनफैक्ट 1969 में उन्होंने 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया और 1971 में जब वो इलेक्शंस फाइट कर रही थी तो ओपोजिशन ने इंदिरा हटाओ का नारा दिया था। उसके अगेंस्ट इंदिरा ने नारा दिया गरीबी हटाओ। इन नारों से और बैंक के नेशनलाइजेशन से देश की आम जनता को लगा कि ये हमारी नेता हैं और इस वजह से वो देश में बहुत पॉपुलर हो गई थी। इससे पहले कांग्रेस का भी विभाजन हो चुका था। कांग्रेस 2 पार्ट में बंट चुकी थी, एक कांग्रेस ओ और दूसरा कांग्रेस आर। चूँकि कांग्रेस आर जो है वो इंदिरा गांधी के साथ थे और इंदिरा गांधी के साथ रहने वाले लोगों को ये फ़ायदा हो रहा था कि वो जिसको चाहती थी उसको मुख्यमंत्री बना सकती थी राज्यों में, जिसको चाहती थी उसको मंत्री का पद दे सकती थी। इस तरह से कुल मिलाकर के ये हो गया था कि अगर आप इंदिरा गांधी जी के साथ रहेंगे तो आपको सत्ता में कुछ ना कुछ मिल सकता है, अगर आप नहीं रहेंगे तो नहीं मिल सकता है। तो इस तरह से इंदिरा गांधी काफ़ी पावरफुल हो गई थी
और यही वजह है कि उन्होंने ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। लेकिन क्या सिर्फ यही एक बात थी या और भी कुछ था? दरअसल हुआ ऐसा कि 1971 में इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा था। उनके अगेंस्ट विपक्ष की तरफ से राजनारायण जी थे, जिन्होंने वहाँ से भी चुनाव लड़ा था, और राजनारायण जी ने 1971 का जो लोकसभा चुनाव था वो हारने के बाद इंदिरा गांधी पर चुनाव में धांधली और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। यह मामला गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो अदालत में इंदिरा गांधी जी को की पेशी हुई और पहली बार ऐसा था जब किसी प्रधानमंत्री को कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन का सामना करना पड़ा था। इंदिरा गांधी को 5 घंटे तक जज के सामने पेश होना पड़ा। फिर आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का 12 जून 1975 का ऐतिहासिक फैसला, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी को चुनावी गड़बड़ियों का दोषी ठहराया और उनका 1971 का लोकसभा चुनाव रद्द कर दिया। साथ ही 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगा दी। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि 1971 का इलेक्शन जो है वो 1975 में उन्होंने रद्द किया था, यानी 4 साल ऑलरेडी हो चुके थे, बस 1 ही साल रह गया। इंदिरा गांधी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, क्योंकि सिर्फ 1 साल की बात नहीं थी, बल्कि 6 साल तक उन पर चुनाव लड़ने पर पाबंदी भी लगा दी गई थी। उन्हें ये लगा कि उनका पॉलिटिकल कैरियर एक तरह से समाप्त होने वाला है। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन इंदिरा गांधी को अपील लंबित रहने तक प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति दी। हालांकि उन्हें वोट देने और सांसद के रूप में विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया गया। राजनीतिक अस्थिरता पहले से बनी हुई थी, जिसमें जयप्रकाश नारायण यानी जेपी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहे थे, जो इंदिरा गांधी से इस्तीफा मांग रहे थे। उसमें फिर आग में घी का काम किया क्या कि 25 जून 1975 को, जब 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 1 साल तक और बनी रह सकती हैं, लेकिन सारे स्पेशल राइट्स से उनको डिबार कर दिया था, तो 25 जून 1975 को जेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया, जहां उन्होंने महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का हवाला देते हुए पुलिस और सेना से कहा कि अगर सरकार का आदेश अनैतिक या गलत हो तो आपको उसे मानने से इनकार कर देना चाहिए। सरकार की प्रतिक्रिया क्या हुई? ये एक टर्निंग पॉइंट हो गया। सरकार की प्रतिक्रिया क्या हुई? इंदिरा गांधी सरकार ने इस बयान को सीधा चुनौती और विद्रोह भड़काने की कोशिश माना। सरकारी दृष्टिकोण से यह सैनिक विद्रोह के लिए उकसाना था। 25 जून 1975 की रात और जेपी की रैली के बाद इंदिरा को अपनी डगमगाती सत्ता को बचाने का एक बहाना या कहो एक मौका मिल गया। उसी रात इंदिरा गांधी ने आनन फानन में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से अनुच्छेद 352 के तहत देश में आंतरिक संकट का हवाला देते हुए आपातकाल घोषित करने की सिफारिश कर दी। और हुआ यही, आधी रात के बाद की कार्रवाई ये हुई कि सभी प्रमुख अखबारों के बिजली काट दी गई, जिससे प्रेस की आवाज़ दबा दी गई। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई। ज़्यादातर को मीसा जैसे कानूनों के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल से कोई सलाह नहीं ली गई। अगली सुबह उन्हें सिर्फ सूचना दी गई और उनसे सहमति ले ली गई। और इस तरह ये एक तात्कालिक कारण बना, जिसकी वजह से देश को 21 महीने का आपातकाल झेलना पड़ा। इसमें हजारों विपक्षी नेताओं की और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। इसी दौरान नसबंदी जैसा एक विवादास्पद कार्यक्रम भी चलाया गया। ये आगे आएगा, अभी मैं बताऊंगा। आपातकाल लगते ही सरकार ने पूरे देश में पुलिस फोर्सेस का इस्तेमाल किया और हजारों प्रोटेस्टर्स और स्ट्राइक लीडर्स को प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया गया। विजय राजे सिंधिया, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, इस तरह के बहुत सारे नेता, जॉर्ज फर्नांडिस, सभी को गिरफ्तार किया गया। और तो और जयपुर की रानी गायत्री देवी को भी गिरफ्तार करके उन्हें जेल में डाल दिया गया या डिटेंशन में डाल दिया गया। आरएसएस और जमात इस्लामी जैसे ऑर्गेनाइजेशन और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन लगा दिया गया।
सीपीआईएम के लीडर्स जैसे वीएस अच्युतानंदन और ज्योतिर्मय बसु को भी उनकी पार्टी के कई अन्य सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया गया। मतलब जो उनके विपक्षी पार्टी के थे उनको तो किया ही गया, उसके अलावा जो तटस्थ थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। यहाँ तक कि कुछ कांग्रेसी नेता जिन्होंने इमरजेंसी की घोषणा और संविधान में संशोधन का विरोध किया, जैसे मोहन धारिया और चंद्रशेखर, उनसे पार्टी पदों से इस्तीफा दिलाया गया और उन्हें भी अरेस्ट करके डिटेंशन में रखा गया। डीएमके जैसी क्षेत्रीय पार्टियां, उनके भी सदस्यों को अरेस्ट किया गया। पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस को स्थगित कर दिया गया था। इंदिरा गांधी और उनकी पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी के पास देश के कानूनों को फिर से लिखने की पूरी शक्ति थी, क्योंकि उनके पास पार्लियामेंट में 2/3 से ज़्यादा बहुमत था। जब उन्हें लगा कि मौजूदा कानून बहुत धीमे हैं, तो उन्होंने प्रेसिडेंट से ऑर्डिनेंसेस जारी करवाए और पार्लियामेंट को पूरी तरह से बाईपास करते हुए वो रूल बाय डिक्री करने लगी। साथ ही उन्होंने संविधान में संशोधन करने में भी कोई परेशानी नहीं उठाई, जिससे उन्हें अपने इलेक्शन फ्रॉड केस से पूरी तरह छूट मिल गई थी। उन्होंने गुजरात और तमिलनाडु में प्रेसिडेंट रूल लागू करवा दिया, जहां एंटी इंदिरा पार्टियां बहुमत में थी। इन राज्यों की विधानसभाओं को भंग कर दिया गया। इसी बीच चूंकि इंदिरा गांधी के पास 2/3 बहुमत से ज़्यादा था, तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाते हुए 42वां संविधान संशोधन किया, जिसने संविधान की आत्मा और मूल भावना में व्यापक बदलाव किए। वो इमरजेंसी के एक स्थायी विरासतों में से एक है। 42वां संविधान संशोधन अपने आप में एक मिनी संविधान माना जाता है। इसी संशोधन के दौरान संविधान के प्रस्तावना में प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स जोड़े गए, जैसे सेक्युलरिज्म इसी की देन है, सोशलिज्म इसी की देन। लेकिन अगर सच पूछें तो आपातकाल को सबसे ज़्यादा जो आम जनता ने झेला वो स्टेरिलाइजेशन के दौरान झेला, जो फोर्स्ड नसबंदी हुई थी उस दौरान झेला। सितंबर 1976 में संजय गांधी ने पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए एक कंपलसरी स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया। मुख्य तरीका था पुरुषों की नसबंदी। कोटाज बनाए गए, जिन्हें पूरा करने के लिए अक्सर कोएर्सन का इस्तेमाल हुआ। 1976-77 में 8.3 मिलियन स्टेरिलाइजेशन हुए, यानी 83 लाख स्टेरिलाइजेशन हुए, जो इसके पिछले साल 27 लाख का 3 गुने से भी ज़्यादा है। ज़्यादातर स्टेरिलाइजेशन जबरन कराए गए थे और इसमें बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए थे। स्टेरिलाइजेशन ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन कुछ चीज़ों को इसमें कवर करना ज़रूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि आपातकाल में किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा था सामान्य जनता को। दरअसल अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो करतार जो एक कॉबलर थे, उनका जबरन स्टेरिलाइजेशन हुआ, बाद में इनको इन्फेक्शन हुआ और फिर महीनों तक वो काम नहीं कर पाए थे। कुछ ऐसे भी केसेज हैं जिसमें स्टेरिलाइजेशन हुआ, इन्फेक्शन हो गया और कुछ लोगों की मौत भी हुई है। कुछ केसेज ऐसे भी हुए थे जिसमें 75 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, 18 साल से कम उम्र के लोग, इनकी भी नसबंदी हुई, और कुछ तो ऐसे भी हैं जिनकी एक बार से ज़्यादा भी नसबंदी हुई है। तो यह बहुत ही हृदय विदारक था, बहुत ही मुश्किल वाला क्षण था सामान्य जनता के लिए। तो क्या आपातकाल में सब बुरा ही बुरा हुआ था, अच्छा कुछ भी नहीं हुआ? जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें कुछ वर्ड्स जोड़े गए थे, जैसे सेकुलरिज्म जोड़ा गया था, सोशलिज्म जोड़ा गया था। दरअसल इसके साथ कुछ और भी चीज़ें थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक सिविल लिबर्टीज़ को भी बदलने की कोशिश हुई। इसमें एग्जीक्यूटिव को जुडिशियरी के मुकाबले ज़्यादा ताकत दी गई और सरकार के तीनों अंगों के बीच संतुलन बिगाड़ा गया। संविधान, जिसे वी द पीपल ने अपनाया था, अब सिर्फ सत्ता की मोहर बनकर रह गया था। सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन लोगों के दिलों में आग जल रही थी। वो आग जो कह रही थी, हम लोकतंत्र नहीं हारेंगे। और फिर 1977 में जब चुनाव हुए तो देश की जनता ने अपनी चुप्पी को तोड़ा
और वोट की चोट से आपातकाल की दीवारें गिरा दी। इंदिरा हार गई थी, लोकतंत्र जीत गया था। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपातकाल में सिर्फ गड़बड़ियाँ ही हुई थी। आपातकाल को कुछ लोगों ने सराहा भी है, जिनमें से रतन टाटा भी हैं, जिन्होंने आपातकाल को सराहा था। आरएसएस ने भी आपातकाल को सराहा था। दरअसल ये एक प्रश्न है जो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपातकाल एक्चुअल में आपको क्या महसूस होता है कि सही था, गलत था, कितना सही, कितना गलत था। फिलहाल मोदी सरकार ने 25 जून को, जब इस साल 25 जून 2025 को 50 साल पूरे होने वाले थे, तो मोदी सरकार ने इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इस तरह से और भी वीडियो ला सकूं, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही साथ लाइक भी कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि मेरे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और मैं इसी तरह से वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।